वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। वेलकम बैक। यूपी पीएससी टेस्ट सीरीज चल रही है। 233 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे। इसमें हमारे यह टेस्ट नंबर 234। इस टेस्ट में हम फोकस करने वाले हैं ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 सेकंड का टाइम मिलेगा एक प्रश्न को पढ़ने के लिए। अपना सोच के रखिएगा कि आंसर क्या होगा। देखिए, जितनी भी टेस्ट सीरीज़ इस चैनल पर चल रही हैं उनका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबकी प्लेलिस्ट बना रखी है, अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रैक्टिस करते रहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। आज हो गई है डेट 13 सितंबर 2020 और 11 अक्टूबर को एग्ज़ाम है यूपी पीसीएस प्री 2020 का, और 4 अक्टूबर को एग्ज़ाम है यूपीएससी सिविल सेवा IAS की प्रारंभिक परीक्षा का। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस तरह के प्रश्न आपको दिखेंगे अगर यूपी पीसीएस के आप प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को लगाएंगे तो। किन क्षेत्रों में जैव विविधता सबसे अधिक होगी? इनमें से अल्पाइन क्षेत्रों में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, या फिर ध्रुवीय क्षेत्रों में? बताइए। बायोडाइवर्सिटी सबसे अधिक कहाँ पर होगी? इनमें उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो देखिए, किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या और उसकी विविधता को जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक होती है। जैसे जैसे हम ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर बढ़ते जाते हैं प्रजातियों की विविधता कम होती जाती है। वो बढ़ेंगे कहाँ से? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से ध्रुवीय की तरफ बढ़ेंगे ना, तो घटती जाती है। अगर ध्रुवीय क्षेत्रों से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की तरफ आएंगे तो बढ़ती जाती है। आसान सा एग्जांपल देकर समझें तो ये हमारी सुंदर सी पृथ्वी हो गई। बीच से एक रेखा खींच दी जाती है 0 डिग्री। क्या है ये? इक्वेटर लाइन जिसको बोलते हैं। भूमध्य रेखा है, विषुवत रेखा। तो ये जो एरिया है ना, यहाँ सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय वनस्पति। और ऊपर का हो गया ये वाला उत्तरी गोलार्ध, ये है दक्षिणी गोलार्ध, ये है दक्षिणी ध्रुव, ये है उत्तरी ध्रुव। ये बर्फ़ जमी है ना, यहाँ पर भी जमी है, यहाँ पर भी जमी है। तो शीतोष्ण एरिया ये है क्या? नहीं है, ध्रुवीय क्षेत्र हैं। तो यहाँ बायोडाइवर्सिटी काफ़ी कम होती है इन कंपेरिजन टू दिस एरिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला स्टेटमेंट है, किसी समुदाय के एक ही प्रजाति के जीवों के जीन की विविधता ही आनुवांशिक जैव विविधता कहलाती है। समान भौतिक लक्षणों वाले जीवों के समूह को प्रजाति कहते हैं और किसी विशेष क्षेत्र में जीव जंतुओं के प्रजाति की विविधता को प्रजातीय जैव विविधता कहते हैं। तो ये तो डेफिनेशन टाइप का पूछ रहा है और तीनों के तीनों स्टेटमेंट एकदम खरे खरे करेक्ट हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो देखिए, किसी समुदाय के एक ही प्रजाति के जीवों के जीन की विविधता ही आनुवांशिक जैव विविधता कहलाती है। समान भौतिक लक्षणों वाले जीवों के समूह को प्रजाति कहते हैं और किसी विशेष क्षेत्र में जीव जंतुओं की प्रजाति विविधता को प्रजातीय जैव विविधता कहते हैं। किसी एक समुदाय के जीव जंतुओं और वनस्पतियों एवं दूसरे समुदाय के जीव जंतुओं और वनस्पतियों के बीच पाई जाने वाली जो विविधता होती है उसको बोलते हैं पारितंत्रिकीय जैव विविधता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण क्या है? बायोडाइवर्सिटी के कम होने के इसमें अधिकतर कारण हैं, सभी हैं लगभग, लेकिन मुख्य कारण पूछा, मेन कॉज पूछा है, कौन सा होगा? पहला है आवासीय प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का आगमन, अत्यधिक दोहन, आवासीय विनाश। बताइए सबसे मुख्य कारण क्या होगा इसमें बायोडाइवर्सिटी के ह्रास का, कम होने का? देखिए ठीक है, आवासीय प्रदूषण से कम हो रही है, विदेशी प्रजातियों के आगमन से कम हो रही है, अत्यधिक दोहन कर रहे हो कम हो रही है, और आवासीय विनाश। अच्छा, मान लीजिए इसमें कोई जीव है, उसको सबसे ज़्यादा हानि किससे होगी इनमें देखा जाए तो? ठीक है, दोनों कारण तीनों जो भी हैं, लेकिन अगर उसका आप घर ही ख़त्म कर दोगे, उसका हैबिटाट लॉस कर दोगे, तो कहाँ जाएगा वो? कुछ बचेगा नहीं उसके पास। तो इसका आंसर सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी, आवासीय विनाश से जो है सबसे ज़्यादा क्षति होगी। मुख्य कारण जैव विविधता के कम होने का क्या होगा? आवासीय विनाश, आवासीय विनाश, हैबिटाट लॉस उनका। तो देखिए, प्राकृतिक आवासों का विनाश पूरे जैव मंडल की जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण है, मेन कॉज है ये। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो विश्व के कुल क्षेत्र का मात्र 1/4 भाग है तथा यहाँ पर पृथ्वी की लगभग 50% प्रजातियाँ पाई जाती हैं।
यहाँ संसार की 3/4 जनसंख्या निवास करती है और इस विशाल जनसंख्या की आवश्यकता को पूरा करने के लिए इन संसाधनों का अत्यधिक दोहन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। संकटापन्न जीव प्रजातियाँ यानी इंडेंजर्ड प्रजातियाँ, चाहे वो पौधों की हो या जीवों की हो, जिनके लुप्त हो जाने का खतरा है, उनके बारे में जो रेड लिस्ट है उस नाम से सूचना जो है कौन प्रकाशित करता है? इसका आंसर तो सभी को पता होगा। क्या वो WWF है, मतलब वर्ल्ड वाइड फंड? तो नहीं है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम भी नहीं है। यह है IUCN, ऑप्शन नंबर ए। तो वे सभी संकटापन्न प्रजातियां यानी जीवों की हों या पौधों की हैं जिनके लुप्त हो जाने का खतरा है, उनके बारे में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN रेड लिस्ट के नाम से सूचना प्रकाशित करता है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन से कारक किसी भौगोलिक क्षेत्र की बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं? वैश्विक तापन बिल्कुल है संकट। जनसंख्या वृद्धि, ये तो जाने क्या क्या कर रहा है, हर क्षेत्र में नाश कर रहा है। विदेशी प्रजातियों का संकरण बिल्कुल है। शाकाहार को प्रोत्साहन देना, शाकाहार को प्रोत्साहन देने से जैव विविधता को संकट उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि शाकाहार को प्रोत्साहन दोगे तो ना तो लकड़ी काटनी पड़ेगी, ना फिर शिकार करना पड़ेगा, ना जानवरों की खाल खींचनी पड़ेगी, ठीक है, ना उनको मारना पड़ेगा, ना उनको आवास विखंडन करना पड़ेगा। तो चौथा नहीं है, 1 2 3 है इसका आंसर सी। तो देखिए, विश्व में जैव विविधता के ह्रास के प्रमुख कारण हैं वैश्विक तापन, जग जाहिर है, जनसंख्या वृद्धि भी जग जाहिर है, किसी पारितंत्र में विदेशी प्रजातियों का संकरण, प्राकृतिक आपदाएं जो आती रहती है हमेशा, जनजीवन, पेड़ पौधे, जंतु, मनुष्य, सबको जो है नुकसान पहुंचाती है। कीटनाशक उर्वरक हो गए, अन्य प्रदूषक हो गए, हाइड्रोजन और अन्य विषैली गैसें आदि भी। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। प्रजातियां जिन्हें यदि संरक्षित नहीं किया गया या उनके लुप्त होने में सहयोगी कारक जारी रहे तो निकट भविष्य में उनके विलुप्त होने का खतरा है। प्राकृतिक संसाधनों व पर्यावरण संरक्षण की अंतर्राष्ट्रीय संस्था जिसका नाम है IUCN ने इस प्रकार के पौधों और जीवों की प्रजातियों को किस वर्ग में रखा है? एंडेंजर्ड स्पीसीज, वुल्नरेबल स्पीसीज, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज या फिर नियर थ्रेटनेड स्पीसीज? किसकी बात हो रही है ये? प्रजातियां जिन्हें यदि संरक्षित नहीं किया गया तो उनके लुप्त होने में सहयोगी कारक जारी रहे तो निकट भविष्य में उनके विलुप्त होने का खतरा है। इसकी बात हो रही है किसकी? ऑप्शन नंबर बी, सुवेद, मतलब वुल्नरेबल स्पीसीज की बात हो रही है। तो देखिए, प्राकृतिक संसाधनों व पर्यावरण संरक्षण की अंतर्राष्ट्रीय संस्था IUCN ने संकटापन्न पौधों व जीवों की प्रजातियों को उनके संरक्षण के उद्देश्य से 3 वर्गों में विभाजित किया है। एंडेंजर्ड स्पीसीज, वुल्नरेबल स्पीसीज और रेयर स्पीसीज यानी क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज। देखिए, जो सुवेद प्रजातियां हैं यानी वुल्नरेबल स्पीसीज वे प्रजातियां, उनमें ऐसी प्रजातियां शामिल हैं जिन्हें यदि संरक्षित नहीं किया गया तो या उनके लुप्त होने में जो सहयोगी कारक है वो जारी रहे तो निकट भविष्य में उनके विलुप्त होने का खतरा है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या है ये? राजस्थान है, गुजरात है, मध्य भारत है, पूर्वी पाकिस्तान है। अब बताइए उपरोक्त में से कहाँ पर द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी जो है वो पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? देखिए, राजस्थान में है द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, गुजरात में है, मध्य भारत में है, पूर्वी पाकिस्तान में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 इन सभी में है। इससे रिलेटेड एक थंबनेल पर प्रश्न पूछा, उसका उत्तर पता चल गया होगा आपको। तो द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है राजस्थान में है, गुजरात में है, मध्य भारत और पूर्वी पाकिस्तान में पाई जाने वाली एक गंभीर रूप से संकटग्रस्त पक्षी की प्रजाति है, यानी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है ये। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है जो रेड पांडा है वो पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार और असम में पाया जाने वाला जीव है और यह एक संकट संपन्न जीव है, मतलब एंडेंजर्ड स्पीसीज है रेड पांडा। देखिए, पहली बात तो रेड पांडा अंडमान निकोबार में नहीं पाया जाता, गलत है। वेस्टर्न घाट में नहीं पाया जाता, हाँ असम में पाया जाता है ये, लेकिन इसकी वजह से तो पूरा एलिमिनेट होगा ना, दो तो गलत हो गए ना, मेजोरिटी तो चली गई।
majority तो चली गई ना अगर 3-1 के लिए। तो यह एक संकट संपन्न जीव है। इसमें तो अगर मान लीजिए ये भी करेक्ट होता, ये नहीं होता, तब भी चली जाती। ये यूपीएससी के स्टेटमेंट हैं, तीनों सही होते हैं मतलब पूरा करेक्ट होगा तो होगा, वरना जाएगा। दूसरा वाला करेक्ट है। तो रेड पंडा कहाँ पाया जाता है? रेड पंडा पाया जाता है उत्तरी अरुणाचल में, और कहाँ पर? सिक्किम में। और कहाँ पर? असम में पाया जाने वाला एक इंडेंजर्ड जीव है, संकट संपन्न जीव है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत नेशनल पार्क, पशु विहार और जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की स्थापना की गई? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 2002, राष्ट्रीय वन नीति 1998, या फिर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। यही है डी। इनकी डेट ही पूछ लेते हैं कि कब आया पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, राष्ट्रीय नीति कब आई, इनको सन के साथ याद रखिए। तो भारत सरकार ने प्राकृतिक सीमाओं के भीतर विभिन्न प्रकार की प्रजातियों को बचाने, संरक्षित करने और विस्तार करने के लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 यानी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 पारित किया, जिसके अंतर्गत नेशनल पार्क, पशु विहार यानी सेंचुरीज स्थापित किए गए तथा जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किए गए यानी बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किए गए उनको बचाने के लिए। 10वें प्रश्न पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? पहला स्टेटमेंट है, वे देश जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में स्थित हैं उनमें संसार की सर्वाधिक प्रजातियां विविधता पाई जाती है। किस किस की? पेड़ पौधों और जंतुओं की। बिल्कुल एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। मैक्सिको हो गया, कोलंबिया हो गया, इक्वाडोर हो गया और पेरू जो हैं वो महाविविधता के केंद्र हैं। भारत महाविविधता के केंद्र वाला राष्ट्र नहीं है। क्यों नहीं है भाई? है, भारत भी है। भारत में वेस्टर्न घाट नहीं है क्या? अंडमान निकोबार नहीं है क्या? पूर्वी घाट नहीं है क्या? दूसरा करेक्ट है। तो सही पूछना सही, इसमें केवल 1 और 2 हो गए, इसी तो इनकरेक्ट हो गया। तो देखिए मुद्दा क्या है, विदेश जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित हैं उनमें संसार की सर्वाधिक प्रजातीय विविधता पाई जाती है, पौधों की और जीव जंतुओं की। उन्हें कहा क्या जाता है? उन्हें कहा जाता है महाविविधता केंद्र यानी मेगा डाइवर्सिटी सेंटर्स। इन देशों की संख्या कितनी है मेगा डाइवर्सिटी सेंटर्स की? 12 है, 12। इनमें कोलंबिया, इक्वाडोर, मैक्सिको, पेरू, ब्राज़ील, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, मेडागास्कर, चीन, भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया आदि सम्मिलित हैं। अधिकतर देश इसमें किसके हो गए? विषुवत रेखा के समीप वाले हो गए। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन से भारत के प्रमुख पारिस्थितिकीय हॉटस्पॉट हैं? कौन कौन है इंडिया के हॉटस्पॉट? पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, सुंदरबन। बताइए इनमें से कौन है? तीनों है क्या? तीनों नहीं है, वेस्टर्न घाट है और पूर्वी घाट है। 2-3 2-3 2-3 सी है इसका आंसर। तो देखिए हॉटस्पॉट उनके वनस्पतियों के आधार पर परिभाषित किए गए हैं और भारत के प्रमुख पारिस्थितिकीय हॉटस्पॉट पूर्वी हिमालय क्षेत्र और पश्चिमी घाट हैं। पूर्वी हिमालय क्षेत्र, ईस्टर्न हिमालय और वेस्टर्न घाट। तो ये इंपॉर्टेंट 11 प्रश्न है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ज्योग्राफी। अगर इसको ज्योग्राफी में रख सकते हैं वैसे ज्योग्राफी का पार्ट है, वरना इसको इस तरह के प्रश्नों को अलग से सेपरेट कर दिया जाता है और नाम दिया जाता है इनको पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी। इम्पॉर्टेंट है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो अच्छे से इनका रिवीजन कर लीजिएगा। धन्यवाद। 11 अक्टूबर को एग्ज़ाम में प्रैक्टिस करते रहिए।